हम सब ने प्रेमचंद्र को पढ़ा भी है और पसंद भी किया है, लेकिन खुद प्रेमचंद्र कैसे थे इस बारे में लिखा है हरिशंकर परसाई ने। परसाई ने प्रेमचंद्र पर एक खास निबंध लिखा है जिसका नाम है प्रेमचंद्र के फटे जूते। परसाई ने प्रेमचंद्र के फटे जूते में प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ उनकी सामाजिक दृष्टि की विवेचना करते हुए आज के दिखावे की दुनिया पर व्यंग किया है। तो सुनिए मेरे साथ हरिशंकर परसाई की ये रचना प्रेमचंद्र के फटे जूते। परसाई लिखते हैं, प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि से इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगलियां बाहर दिख रही हैं। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी लापरवाही है, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पढ़ना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसटता है और पैनी मिट्टी पर कभी भी रगड़कर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा ताल गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है? क्या होरी का गोदान हो गया है?
क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? बनिया के तागदे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुम्मन दास का जूता भी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जावत पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और इसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करवो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ों को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता कर ही नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमज़ोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमज़ोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिस पर तुम्हें घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर, यहाँ हम सब पर भी हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तालू घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तालुब का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुलियों का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। प्रेमचंद्र के बारे में ये सब लिखा था हरिशंकर परसाई ने। जाने से पहले परसाई के बारे में कुछ जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिन पढ़ाने का काम किया। 1947 यानी कि आज़ादी के साल में वो लेखन का काम करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक एक पत्रिका निकलती थी, उसके लिए भी उन्होंने काम किया।